the vastly practical strategy for using. So last Sunday probably Dr. Akbar show you the second generation examples. I mean cyclohexane and what one more? Cefaclor. Cefaclor and cefuroxime are the second generation cephalosporins. So probably Dr. Akbar show you little bit details of that two microbes. So as we know, penicillin and cephalosporins having same mode of action, mechanism of actions for both penicillins and cephalosporin and manobactums. The three antibiotic groups of antibiotics have same mechanism of action. And what is the mechanism of action? It's a common and simple mechanism of action. They inhibit the synthesis of cell wall. The main and common mechanism of action is the inhibition of the synthesis of cell wall. Cell wall के synthesis को inhibit करते हैं. Cell wall, from which material the cell wall is made up of? Peptidoglycan, a protein, a molecule which is commonly involved in the synthesis of the cell wall. So all the macrobes, all the antibiotics which we are using nowadays, what they can do? They inhibit, they stop the peptidoglycan material to reach to the bacterial cell wall. बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देते ये लोग. तो करते क्या, कैसे वो लोग इसके इनहिबिट करते? तो पेप्टिडोग्लाइकन एक मटेरियल है, एक प्रोटीनियस मटेरियल है, वो मटेरियल को रीच होने नहीं देते वो लोग बैक्टीरिया. तो जब बैक्टीरिया का सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अल्टीमेटली डाई हो जाता है, या तो स्टॉप हो जाता है या डाई हो जाता है. इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है. सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ये रहता है कोई भी एंटीबायोटिक का. अब डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम उसको भी स्टडी करे थे हम जब स्टार्टिंग में, और 3-4 एक ग्लोबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो क्या क्या है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो दूसरे हैं? एक तो सेल वॉल सिंथेसिस है, दूसरा कैसे रोकता बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को एंटीबायोटिक कैसा रोकते हैं? प्रोटीन गाइडेस, ये प्रोटीन गाइडेस को भी रोकते हो लगा. अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा उनको तो लगा भी नहीं होते. और क्या है मोड ऑफ एक्शन? कोई भी एंटीबायोटिक का एक मोड ऑफ एक्शन रहता है. एंटीबायोटिक हम खा रहे तो कैसे काम कर रही है? हम सो मेनी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बाय माउथ ले रहे हैं, बाय इंजेक्शन ले रहे हैं, बाय आईवी ले रहे हैं, तो हाउ दे वर्क? तो फर्स्ट मेथड ऑफ वर्किंग इज वी अंडरस्टैंड इनहिबिटिंग ऑफ द सेल वॉल. सेकेंड प्रोटीन सिंथेसिस, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता हूँ, प्रोटीन बनने नहीं देता उसको. प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में कितने परसेंट प्रोटीन है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितने परसेंट प्रोटीन्स रहता है? ह्यूमन बीइंग का अगर अपन 50 kg वेट ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन कितने परसेंट है? प्रोटीन का रोल क्या है हमारी बॉडी? तो भूल गए शुरुआत से बताया कि हमारी बॉडी में फैट्स कितने रहते हैं, कार्ब्स कितने रहते हैं, प्रोटीन्स कितने रहते हैं, वाटर कितना रहता है? 20. देखो ये फंडामेंटल इतना 5-6 इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी मेडअप हुई है, उसकी तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो उतना तो हमें याद रखनी चाहिए. तो एक इसका मोड ऑफ एक्शन एक ये है कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है एंटीबायोटिक. और थर्ड मोड ऑफ एक्शन क्या है? डीएनए बनने नहीं देता है. हमारा जो प्रोटीन का जो डीएनए है, डीएनए को बनने नहीं देता, जिसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स को फॉर्म होने नहीं देता. अगर हमारे में न्यूक्लिक, हमारा सेल भी अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा अगर, तो वो डेड हो जाता है. तो एक एंटीबायोटिक कुछ ऐसे रहते हैं उसके डीएनए को बनने नहीं देते. अब एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी है, वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मैं डिफरेंस बताया था आप लोगों को. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है स्पेशलिटी उसकी? एक्स्ट्रा क्या रहता है उसमें? सेल मेम्ब्रेन रहता है. सेल वॉल्स के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन रहता है. तो ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया रहा तो उसके सेल मेम्ब्रेन को डिवानिश करता है. फिर
अब एंटीबायोटिक कैसे लेते हैं, जैसे कि ई कोलाई आ गया हमको, कोई भी एक पेशेंट सफर हो रहा है ई कोलाई से। ई कोलाई में क्या रहता है, ई कोलाई के बैक्टीरिया को डेड मारना है तो हमको एक ऐसी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करे उसको, क्योंकि ई कोलाई के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है सबसे ज़्यादा, सेल वॉल से ज़्यादा उसमें जो पोटेंसी रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि बेदर बैक्टीरिया रहता है उनकी ग्राम नेगेटिव, जल्दी नहीं जाता नहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बेदर बैक्टीरिया बोलते हैं, बहुत रेजिस्टिव बैक्टीरिया बोलते हैं हम उसको। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होना पड़ता है जो उसके सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दोनों को डिस्ट्रॉय करना रहता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। बाद ऐसे एंटीबायोटिक्स रहते हैं लोअल, जैसे कि नाइट्रोफ्रंटिन एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक, नाइट्रोफ्रंटिन एक एंटीबायोटिक है, वो कॉमनली अवेलेबल है। तो ये ई कोलाई पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसका मेन जो एक्शन है सेल मेम्ब्रेन को डिमैनिश करता है, ठीक है। और फिर सेफेरोक्साइन भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, सेफेरोक्साइन का भी उन्हें सेल मेम्ब्रेन को भी डिमैनिश करता है क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिविटी काम करता है मोस्टली। तो ऐसे फ्यू नोबल सेप्रोक्विनोलोन्स अगर हम देखेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, तो ये पूरे जो फ्लॉक्सासिन है जिसको हम क्विनोलोन्स बोलते हैं, क्विनोलोन्स का भी रोल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए नेगेटिव के लिए ज़्यादातर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अप्लाई करते हैं डॉक्टर्स इसको। तो ऐसे ये भी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ज़्यादातर उस पर काम करते हैं। जैसे हम अब ये देखेंगे मैक्रोलाइट्स को अगर हम एग्जाम्पल देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन, इनका कोई रोल ग्राम नेगेटिव पे नहीं रहता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ये बिल्कुल काम नहीं करते लोग, खाली ग्राम पॉजिटिव पे करते हैं लोग। इसलिए आप देखें टॉन्सिलाइटिस पे, फैरिंजाइटिस पे, लारिंजाइटिस पे या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे या ईएनआरसी पे, ये इसलिए हम ये मैक्रोलाइट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ये लोग सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे इनका बेस्ट रोल है। लोग सेल वॉल सिंथेसिस को लोग रोक सकते हैं लेकिन सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और फिर बीटा लैक्टामेस एक्टिविटी नहीं रहेगी इसकी। कोई भी मैक्रोलाइट्स लेंगे आप तो ये लोग बीटा लैक्टामेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मैं बीटा लैक्टामेस क्या होता है आप लोगों को बताया था सिंपल वर्ड्स के अंदर। बीटा लैक्टम क्या होता है, एक स्पेशल रिंग रहता है, एक रिंग बना देते हो लगा, रिंग बना के बैक्टीरिया उसके अंदर घुस के बैठ जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, इसको इन्वेलप भी बोलते हैं, इन्वेलप में उन्हें एंटर हो जाता है। तो दोज ड्रग्स हु डिस्ट्रॉय दिस रिंग और इन्वेलप, वी आर टेलिंग दिस बीटा लैक्टामेस प्रोडक्ट। एंटीबायोटिक्स तो नहीं बोल सकते हो, बीटा लैक्टामेस बोलते हैं। बीटा लैक्टामेस के एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को 3, क्या क्या एग्जांपल से बीटा लैक्टामेस के, salvectum, tazobactam, and the common one is galvanic acid. With clavinic acid. क्लैविनिक एसिड अपन देखेंगे एमॉक्सिलिन के साथ क्लैविनिक एसिड लगती है, सेफेक्साइन के साथ क्लैविनिक एसिड लगा देते हैं कंपनियां वाले। तो ये मार्केट में बहुत सारे क्लैविनिक्स ऐड होते हैं। तो ये क्या है, ये 3 जो एग्जाम्पल अभी देखे, साल्वेक्टम, टाजोबेक्टम एंड क्लैविनिक एसिड आर द बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर्स बोलते हैं इसको। बीटा लैक्टामेस जो रिंग है जिसके अंदर बैक्टीरिया अंदर जाके बैठता है, उसको रिंग को खोल देते हैं। रिंग को जब लोग खोल देते हैं तो फिर एमॉक्सिलिन, सेफेक्साइन जो भी वो इंटर होकर उनको किल करता है। तो सिंपल फिनोमिना है। तो इतना मैं आप लोगों को इजी वर्ड में समझा रहा हूँ ताकि आप मेमोराइज कर ले आप लोग। तो ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाला रहता है। अगर कोई रेजिस्टेंट आ जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई हम एम्पिसिलिन दे रहे हैं, सेफेक्साइन दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा, देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहा कंप्लेंट कर रहा कि सेम है, तो हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस कर देते हैं। तो एडवांस कैसा करते हैं हम, सेफेक्साइन के साथ क्लैविनिक एसिड ऐड कर देते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज बना रहे हैं, तो हम सेफेक्साइन के साथ क्लैविनिक एसिड ऐड कर देते हैं, सिप्रोडक्सिन के साथ क्लैविनिक एसिड ऐड कर देते हैं, या फिर हम सेफ्ट्रैक्सोन है तो उसके साथ टाजोबैक्टम ऐड कर देते हैं, या साल्बैक्टम को ऐड कर देते हैं। तो ये साल्बैक्टम, टाजोबैक्टम ये क्या है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसके साथ ये लोग इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिनके साथ इनको कंजाइन किया जाता है, तो उस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बाजार में खुद ये लोगों का कोई इनका रोल नहीं रहता, ये लोग कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते, लेकिन जिसके साथ ये लोग अटैच होते हैं तो उस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं। तो ये उनका रोल रहता है। तो हम सेकंड जनरेशन को हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड जनरेशन में हम 2 इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक थे, सेफेक्लॉर एंड सेफोरेक्साइन। तो लास्ट संडे प्रोफेसर ने आप लोगों को वो बता दिया। तो नाउ वी विल मूव टू थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन
के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन के अंदर 2 एंटीबायोटिक्स है जो खाली इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, जिसको आप लोगों को अगर नाम बोले टैक्जिम एंड मोनोसेफ, ये 2 नाम हर एक को याद है, टैक्जिम मोनोसेफ। बट क्या ये टैक्जिम एंड मोनोसेफ यही कंपनियां हैं मार्केट में? ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा कॉमन होने मिल के याद है। ऐसे लैक्स ऑफ कंपनीज मार्केट में, तो इसका फार्मूला हमको जहन में रखने का है, ये नाम याद नहीं, असल इसके फार्मूले क्या है और वो एंटीबायोटिक का क्या रोल है वो याद रखना है। तो टैक्जिम के अंदर क्या रहता? पता है? सीपोटॉक्सिन ये ड्रग का नाम है जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है, ओरली इसका एब्जॉर्प्शन नहीं है, यानी हमारे गट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है सीपोटॉक्सिन। तो वी हैव टू गिव टू इंट्रावस्कुलर और इंट्रावेनस ऑयल। इसका मोड ऑफ जो है ना पैरेंटियल यूज ही है खाली इसका। तो हम अब देखेंगे कि सीपोटॉक्सिन है क्या, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जिस पे काम करती होगी और उसका क्या रोल है। अब सीपोटॉक्सिन के बाद हम ऑरेंज देख लेंगे सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन ये 2 नोवेल एंटीबायोटिक्स है जो पैरेंटली एडमिनिस्टर्ड होते हैं और ये थर्ड जनरेशन के। उसके बाद हम 2 कॉमन इसके ओरल रूट के एंटीबायोटिक्स है थर्ड जनरेशन के, दैट इज वेरी कॉमन, सेफेक्साइम एंड सीपोटॉक्सिन। तो ये 4 को आज हम कवर करेंगे। तो पहला हम देखेंगे वो पैरेंटियल रूट का जो है सीपोटॉक्सिन। सीपोटॉक्सिन ये बहुत ही नोवेल है, फ्रीली अवेलेबल है, कई फॉर्म में अवेलेबल, सिर्फ इंजेक्शन है बट सो मेनी कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग। तो हम एक हेडिंग बनाइए अब थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का, और उसके अंदर एक सब हेडिंग बनाइए कि उसको सीपोटॉक्सिन। सीपोटॉक्सिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मीनिंग क्या होती है बच्चों? जब हम कोई एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो क्या मीनिंग होंगे उसके? Very good. It works on positive and negative, and it has bactericidal action. ये भी ध्यान में रखना, जब कोई broad spectrum हम एंटीबायोटिक की बात करें तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होगी, it should be बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी रखती है कोई भी broad spectrum एंटीबायोटिक। तो सीपोटॉक्सिन इज ए broad spectrum। broad spectrum, beta-lactam, beta-lactam, beta-BETA, beta, LACTAM, beta-lactam, antibiotic, is a broad spectrum. Ciprofloxacin is a broad spectrum, beta-lactam, antibiotic, works by inhibiting INHIBITIND, inhibiting cell wall synthesis, cell wall synthesis, SYNTHISIS, synthesis. It's indicated, INDICATED, indicated to treat treat anaerobic organism, anaerobic, 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 anaerobic organism. What is the meaning of anaerobic organism? Yes. And which was the another one? Aerobic and anaerobic. Aerobic which sustained without oxygen. Without oxygen भी ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये हमारे सेल बॉडी के अंदर, हमारे सेल में पहुंच कर जाते, कहीं भी डीपर सेल में रीच हो जाते, इनको अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही है तो दे विल मल्टीप्लाई। Whereas aerobic, they require oxygen. Without oxygen, they cannot survive. So this is the common difference between anaerobic and aerobic. Anaerobic organism, ANAEROBIC, anaerobic organism of susceptible strains, susceptible, SUSCEPTABLE, susceptible strains, 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 causing
causing CAUSING, causing pneumonia, causing pneumonia, PNEUMONIA, pneumonia. तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है निमोनिया के अंदर। निमोनिया जब भी रहेगा तो सिपोटॉक्सिन ही दिया जाता है। टैक्सिन वो कॉमन इंजेक्शन है। सिपोटॉक्सिन जब भी निमोनिया डायग्नोस होता है तो निमोनिया के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है। यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर भी बहुत अच्छा रोल है इसका। यूटीआई सेप्सिस, SCPSIS, सेप्सिस। तो ये ग्राम पॉजिटिव की है, एरिथ्रोमाइसिस, क्लिनामाइसिस तो ड्रग ऑफ चॉइस थर्ड जनरेशन ऑफ सिफालिस को ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप सिपोटॉक्सिन देते हुए ओरल मैक्रोलाइड भी दे सकते हैं, तो ओरल कोई टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन को भी आपको अगर मल्टीपल ट्रॉपी है, आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा माइल्ड से सीवियर हो गया तो डबल देते हुए कोई भी टेट्रासाइक्लिन को ओरली ऐड कर सकते हैं। इसका यूजुअली ऐसा करते हैं, टैक्सिन देते हैं और एक डॉक्सीसाइक्लिन भी एक ओडी रखते हैं। निमोनिया, यूटीआई, सेप्सिस। ये तो मैं फ्यू एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, निमोनिया, यूटीआई, सेप्सिस, सर्वासाइटिस वगैरह। बट जब हम बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो कई डिजीज पे काम करता है। सिपोटॉक्सिन जो है ना, so many डिजीज पे काम करता है, तो ऑलमोस्ट ऑल डिजीज पे काम करता है। अभी जो प्रैक्टिस हमारी या जो कॉमन डॉक्टर्स की जो इतनी अच्छी हो गई, उसका रीज़न ही ये है कि ये स्टैक्सिन, मोनोसेप वगैरह, ये सेफेक्सिन, सेफेलेक्टिन, सिपोटॉक्सिन जब से ये इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, जब से इसका इनोवेशन हुआ, तो ये रिगार्डलेस ऑफ एनी बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, इतना ईजी हो गया। डॉक्टर को अंधी अगर लगा दिए ठीक हो जाता पेशेंट। इसीलिए इतना आसान हो गया ये RMPs को या दूसरे अदर डॉक्टर्स को जो प्रैक्टिस करने में इतना उनको जो ईजीएस्ट हो गया वे। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे नोवेल एंटीबायोटिक्स मार्केट में आ गए। आप आंखें बंद करके अगर दे देंगे, वेट देख के उसका वो दे देंगे तो वो काम करने लग जाएगा पेशेंट को। पहले इससे नहीं था, आज से 20-30 ईयर्स पहले जिस वक्त सल्फा का दौर था, सल्फा सिटामाइड, सल्फा ट्रैक्सोन वगैरह का, या टेट्रासाइक्लिन जब प्रैक्टिस होती थी तो जब देखना पड़ता था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स को अपनाना पड़ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उतने डायग्नोस्टिक टूल्स थे नहीं जितने आज के दौर में हैं। अब आज ज़रा कुछ होते हैं, ESR देख रहे हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन चेक कर रहे हैं हम, WBC चेक कर रहे हैं हम, तो इतने हमारे पास टूल्स थे। लेकिन आज से 20-30-40 ईयर्स पहले कोई ऐसे टूल्स थे नहीं। वहाँ पे तो बहुत रेयर जो है ना डॉक्टर किसी टेस्ट के लिए भी जाता था। तो उस वक्त हालांकि एंटीबायोटिक का चॉइस बहुत मिनिमम था उस वक्त, ऐसे नोवेल एंटीबायोटिक्स नहीं थे। लेकिन आजकल एंटीबायोटिक्स इतने अच्छे मार्केट में आ गए हैं कि अब देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहेगा किसी का, ग्राम पॉजिटिव पे भी ग्राम नेगेटिव दोनों पे भी वो लोग काम करेंगे। तो हमको फिक्र की क्या बात है, कुछ भी होगा उसको आप दे दो, 4 दिन 3 दिन 5 दिन खा गया पेशेंट, तो कैसा भी उसका बैक्टीरिया तो मर जाएगा और उसके जो जनरल कंडीशन है डेट विल इम्प्रूव। तो ये कभी एडवांटेज हुआ है कि इतने अच्छे एंटीबायोटिक्स आने से बहुत सारा आ गया। बट उसके साथ जो ड्रॉबैक उसका ये रहा कि हमारी इम्यूनिटी शैटर्ड होती रही, क्योंकि हम इतने अच्छे एंटीबायोटिक दे रहे हैं। मैं बार आप लोगों को बताता हूँ, जब हमारे पैथोजेनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स में हमारे पैथोजेनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस हमारे टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम कर रहा, तो टॉन्सिल्स पे जब हमारे पैथोजेनिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहते तो वहीं पे हेल्थी ऑर्गेनिज्म भी रहते होंगे। हमारी बॉडी के जो हेल्थी ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो भी वही रहते। तो जब वो लोग आप पैथोजेनिक को मारते हैं तो सिमिलरली वो लोग जो हेल्थी बैक्टीरिया है उसको भी मारते हैं, उस पर भी उन लोगों का असर रहेगा। जब इतना स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हम इंजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो जरूर जो है ना उन्हें पैथोजन के साथ अच्छे जो हेल्थी बैक्टीरिया है उसको भी मारता है उन्हें। तो उससे हमारी इम्यूनिटी कम होते चले जाएगी। हमारी जब इम्यूनिटी कम हो जाते रहती है और हम एंटीबायोटिक्स को देते चले जा रहे हैं, एक तो जब फीवर या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर का जो ग्राफ वो जब चेंज होता है तो हमारी जो डाइट है वो शैटर्ड हो जाती है, हम खाने नहीं लग जाते। तो हमारा जो इनकमिंग सोर्स रहता प्रोटीन्स का, कार्ब्स का, वो कम हो जाता। तो उससे और हम दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाता पेशेंट, दूसरे अदर इन्फेक्शन उसको लग जाते हैं। तो ये ऐसा इसका एक ये ड्रॉबैक भी है। जब इतने एंटीबायोटिक अच्छे डिस्क्राइब हुए तो नए दूसरे प्रॉब्लम्स भी जो उसके साथ एडवांस होते रहे।
अब ऐसे ऐसे डिजीज हम देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुनते थे, वैसे ऐसे डिजीज अब हमको देखने में आ रहे हैं। तो उसका यही है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होते जा रही है, इम्यून बहुत कम होते जा रहे हैं हम लोग। और उसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक सब सेमीसिंथेटिक है। ये पूरे क्या बोलते हैं, सेफलोस्पोरिन ऑल द सेफलोस्पोरिन सेमीसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, सेमीसिंथेटिक एनालॉग्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डेवलप हुए हैं? इन विट्रो डेवलपमेंट है इन लोगों का। इन विट्रो तो एक टर्म यूज होता है, देखो, इन वाइवो एंड इन विट्रो, आप लोग सुने होंगे ना ये, इन वाइवो इन विट्रो। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इन वाइवो इन विट्रो में? जो इंटरमीडिएट पढ़े साइंस से उनको मालूम होना चाहिए, साइंस के इंटरमीडिएट में रहता है कॉमनली। इन वाइवो स्टडीज एंड विट्रो स्टडीज बोलते हैं। तो सिंपली विट्रो बोलते हैं ग्लास को, विट्रो के लैटिन वर्ड है ग्लास। विट्रो के माने ये एक लिविंग क्रिएचर में इनका कोई भी जो है क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, लिविंग क्रिएचर में इनका ट्रायल पूरा आर्टिफिशियल हुआ है, लैब में हुआ है इनका ट्रायल। तो ये जो सेमीसिंथेटिक एनालॉग्स हैं, ये सिपोडॉक्सिन, सेफेक्साइलिन, ये इन विट्रो स्टडीज है लोग, पहले इनका ट्रायल एक लैब में हुए लोग, एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म लिया गया, लेके लैब में देखा गया, वो लैब में मैक्रो ऑर्गेनिज्म और ये सिफेक्साइलिन या सिपोडॉक्सिन को डाला गया, डाल के उस पर ट्रायल हुआ। उसके ट्रायल होने के बाद जब लास्ट मोमेंट तक ट्रीटमेंट होता है, वीवो में होता है। वीवो बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, VIVO, वीवो स्टैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विट्रो स्टैंड फॉर सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ट्रायल या लेबोरेटरी ट्रायल को बोलते हैं। वीवो एंड विट्रो के लिए डिफरेंस रहता है। तो ये पूरे सेमीसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ही इनका पूरा विट्रो ट्रायल्स रहता है। ये विट्रो ट्रायल पे लोग जब स्टार्ट होने के बाद वाइवो पे लाते हैं, और वाइवो पे ट्रायल बहुत कम होता है इसका, तो इसलिए इसके एडवर्स रिएक्शन भी इसलिए कॉमन रहते हैं। और ये इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा शैटर्ड करते हैं। अगर इम्यूनिटी हमारी नहीं रहेगी तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम पे इंडल्ज हो जाते हैं हमारा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो डाइट बहुत ज़रूरी है उसको, उसके साथ कोई फूड सप्लीमेंट्स अच्छे रहना उसके साथ, या कोई अच्छा न्यूट्रिशन को भी उसके साथ रहना, कम से कम कोई अच्छा मल्टीविटामिन को उसको प्रिस्क्राइब करना। इसलिए हम बोलते हैं मल्टीविटामिन और को पार्टनर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बोल के हम लोग डॉक्टर को समझाते हैं। कोई मल्टीविटामिन कंपलसरी पार्टनर है आपका प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, स्टार्ट ही करना मल्टीविटामिन। तो वो फिर भी बहुत कम लोग करते हैं। ताकत की गोली पेशेंट्स भी हम देखते आगे मेडिकल वाले में ये कहीं की है, मेडिकल वाले से पीछे ताकत की बोले तो हटा दो इसको, बोलते खाली एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं। ये भी एक कॉमन ट्रेंड बने हुआ है क्योंकि मैं देखता हूँ। तो वो चाहते हैं नहीं मल्टीविटामिन ले लो, हालांकि उनको चाहिए सबसे पहले मल्टीविटामिन खरीदना होगा एंटीबायोटिक से भी पहले। बट यूजुअली अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं उनके साथ, वो भी एक रीज़न हो सकता। चलिए, सिंथेटिक इंडिकेट ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऑफ ससेप्टेबल स्ट्रेन्स कॉजिंग निमोनिया, यूटीआई, सर्वासाइटिस एंड सेप्सिस। सेप्सिस हो गया ना, सेप्सिस तक आप लोग नोट कर लिया। इट्स इंडिकेटेड पैरेंटियली ओनली, इट्स इंडिकेटेड पैरेंटियली ओनली and readily absorbed. It's indicated parenterally only. Parenteral, P-A-R-E-N-T-I-A-L-Y, parenterally only, and rapidly absorbed, and rapidly, R-A-P-I-D-L-Y, rapidly absorbed. Adverse effects include adverse effects, ADVERSC, adverse effects include सेफलोस्पोरिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट कोई भी एंटीबायोटिक का क्या होता है कॉमन साइड इफेक्ट, डायरिया, नोजिया। डायरिया इज अ वेरी कॉमन, डायरिया जो है ना बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि जब हम ओरल ले रहे हैं हम तो हमारे गट में पहुंचता, गट में जो फ्लोरा बोर्ड है अगर ओवरडोज हो गया या उसका गट के अंदर जो वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया रहते, कौन से रहते हमारे गट में, कौन से बैसिलस रहते हैं, लैक्टिक बैसिलस रहते, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहते। तो उन लोगों अगर डेथ हो जाएंगे, बैसिलस अगर डेथ हो गए तो डायरिया शुरू हो जाता है। तो डायरिया कॉमन साइड इफेक्ट लगा तो इससे भी हो सकता है। डोसेज इम्प्रॉपर होने से डायरिया से या फिर बिल्कुल डोसेस अगर इम्प्रॉपर थोड़ा भी डोज आप बढ़ के दे देंगे, आप उसका वेट देख के देना रहता है आपको, अगर वेट नहीं देखे आप तो डायरिया इस कॉमन रहता है, या फिर उसकी इम्यूनिटी कम रहेगी तो भी आपको डायरिया
से होने के चांसेस। इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, इपिगैस्ट्रिक, EPIGASTRIC, इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। इसलिए भी देखिए आप मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स के साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस भी ऐड होके आ रहा है, एलपी बोल के ऐड कर रहे हैं अभी उन्होंने। कंपनियां वाले भी इतने होशियार हो गए, एक तो कंपनियों को पैसे भी मिल जा रहे हैं, उनका रेट बढ़ा दे रहे हैं उसके। मालूम नहीं हो जा रहा पहले। हाँ, हालांकि एलपी बहुत सस्ता रहता है, लेकिन अगर 20-25 रुपये में टैबलेट कर दे रहे हैं जो एक्चुअली 7-8 रुपये में होनी चाहिए, मगर ऐड कर देते हैं, पूरे चोरा है ये पूरे। तो जो टैबलेट बनती है वो 5-6 रुपये में, उसकी 25 रुपये कीमत रहती है उसकी, अननेसेसरी ऐड कर देते हैं, ये वो चीज़ ऐड करके रेट को बढ़ा दिया। इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, कन्वल्जेंस, कन्वल्जेंस भी आ सकते हैं, CONVULSIONS। कन्वल्जेंस क्यों आएंगे एंटीबायोटिक से? हम बोले दौरे भी पड़ सकते हैं। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दौरे पड़ना? कन्वल्जेंस या स्ट्रोक आने का कॉज क्या हो सकता? कोई एंटीबायोटिक लिए तो भी आप लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक दवा दे रहे हो और उससे दौरे आएंगे बोले। सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो उससे एलर्जिक थ्रेशोल्ड उसका बढ़ जाता है। एलर्जिक थ्रेशोल्ड, अब हम ये सिफ्टॉक्सिन क्या बोल रहे हैं, हम ये पेरेंटियल रूट है हमारी। अब पेरेंटियल रूट के अंदर कोई भी पेनिसिलिन से कोई एक एलर्जी आ सकती है किसी की, इसलिए बोलते हैं हम टेस्ट डोज दो। टेस्ट डोज मस्ट है। टेस्ट डोज अगर नहीं देके कभी हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए किसी को तो उससे हाइपर एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं, तो उससे कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं उसको, या एनाफ्लैक्सिस में भी जा सकता है पेशेंट। एनाफ्लैक्सिस भी एक कॉमन उसका साइड इफेक्ट है, उसमें भी इंटर हो सकता है पेशेंट एनाफ्लैक्सिस के अंदर। इट इज रिलेटिवली सेफ, इट इज relatively RELATEVLY relatively safe for use during pregnancy and breastfeeding. During pregnancy and breastfeeding. We are telling you relatively safe, not the complete safe. जब भी कोई प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग रहेंगी तो कोई भी एंटीबायोटिक सेफ नहीं रह सकती रिलेटिवली। सो वी हैव टू मेजर द बेनिफिट एंड रिस्क, इसलिए बोलते हैं हम दोनों को वेट करना बोलते हैं, बेनिफिट और रिस्क कितना है पेशेंट को, देना भी जरूरी है, नहीं देना भी जरूरी है। तो हम देखना कि भाई देना ही जरूरी है क्या पेशेंट को सेव करने के लिए, अगर हमको रिस्क लेना ही है तो हम वेट करो बोलते कि बेनिफिट एंड रिस्क को वेट करके अगर ज़रूरी है तो दिया जा सकता है। कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, कन्वर्जेंस है या दूसरी और है, प्रेग्नेंट भी है, तो उसको एमॉक्सिलिन वगैरह हम दे सकते हैं, वॉमिटिंग वगैरह है, तो इन दैट केसेस में जब उसको ज़रूरी है, कोई सेप्टिसीमिया में पेशेंट है, जो एक बहुत ऐसे भी आते हैं प्रेगनेंसी में सेप्टिसीमिया रहता हो उनको, टेटेनस रहता हो उनको, या और कोई प्रॉब्लम है, तो उस वक्त हमारे पास कोई और मेडिसिन बची भी नहीं रहती, हमको इंजेक्शन देना ही पड़ता होता है, तो सिफोटॉक्सिन ही एडवाइस की जाती है उनको। थोड़ा सा लॉस है तो उसको बेयर करते हुए डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई इसको स्टार्ट करेंगे सिफोटॉक्सिन को, इट इज़ अ सेफ है इन दैट सिनेरियो के अंदर। चलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटिवली सेफ है, देखिए इस तरीके से हम देख रहे हैं उसको। डोज as per the severity of infection, doses, DOS, doses as per the severity, SEVERITY, severity of infection. ये सिफोटॉक्सिन टीरियाटोजेनिक नहीं होता, एक टर्म यूज होता है मेडिकल टर्म के अंदर, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई, तो वेदर इट कॉज टीरियाटोजेनिक, ये वर्ड आप लोग देखेंगे, अगर कभी आप इंडिकेशंस देखेंगे उसके, तो उसके नीचे उसके एडवर्स रिएक्शन देखेंगे तो सम जगह लिखे हुआ रहता है कि दिस मेडिसिन विल कॉज टीरियोटोजेनेसी, और बाद जगह ये लिखा हुआ रहता है इट डज नॉट कॉज टीरियाटोजेनिक। तो इसके क्या मीनिंग होते हैं टीरियाटोजेनिक, किसको बोलते हैं? टीरियाटोजेनिक
मीन्स इट डिस्टर्ब द फीटस मोलैरिटी, फीटस का जो बनना रहता है उस पर डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो बाद मेडिसिन क्या करते हैं, फीटस के जो फॉर्मेशन है फीटस का उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको टीरियाटोजेनिक इफेक्ट्स को देते हैं जो फीटस के उसको भी खराब कर देते हो ना, दिमाग खराब कर देते हैं, दिल खराब कर देते हैं, हाथ पैर फीटस के अंदर खराब करते हैं, तो उसको टीरियाटोजेनिक इफेक्ट्स को तो बात नहीं करते ये रहता। तो बात फिर क्या करते हैं, टीरियाटोजेनेसी रहती है, बात को ड्रग नहीं करते वो। तो ये सिपोटॉक्सिन है, इट डज नॉट कॉज एनी टीरियाटोजेनिक इफेक्ट्स, इसलिए इसको सेफली कभी भी जरूरत नहीं तो कर सकते होंगे। तो एज डोसेस एज पर द सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन 1 ग्राम। इसके इंजेक्शन कितने पैसे फॉर्म में रहते हैं, 1 ग्राम का रहता, 500 mg 250 रहता। तो यूजुअली इसका डोज क्या है, 1 ग्राम बीडी एडल्ट के अंदर। एडल्ट का जो डोज है ये मॉडरेट डोज है 1 ग्राम बीडी। कोई भी एडल्ट ओवर, एडल्ट किसको बोलेंगे हम, 12 साल से सियाला वाले को एडल्ट में काउंट होता है, ये भी याद रखना। 12 साल से जो बढ़ के रहेंगे तो दैट बॉय या गर्ल कम्स अंडर एडल्ट, एडल्ट में उसको शुमार करते हैं। 1 ग्राम चुवेरा वाली है। और अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन रहा तो 2 ग्राम भी दे सकते हो उसको, सुबह 2 ग्राम शाम में 2 ग्राम। सीवियर सेप्टिसीमिया के अंदर इसको यूजुअली अगर ब्लड, सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, ब्लड के इन्फेक्शन को बोलते हैं। खून का अगर इन्फेक्शन आ गया तो उसको सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो वो इन्फेक्शन ससेप्टेबल जब ही होगा जब 2 ग्राम देंगे, 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम में देंगे तो उन्हें कवर होता फॉर 10 डेज, 7 to 10 डेज देना रहता है। पीडियाट्रिक डोज क्या रहेगा इसका, 125 पीडियाट्रिक डोज 50 to 75 mg, 50 से 75 मिलीग्राम पर केजी। 1 किलो को बच्चा देखना कितना है, अगर वो 5 किलो का है, 6 किलो का है, अकॉर्डिंग टू वेट देख के उनको 50 to 75 मिलीग्राम पर केजी चुवेरेवर्सली, ये पीडियाट्रिक डोज है 7 to 10 डेज। और ये भी याद रखना 7 to 10 डेज इसका डोज है। अगर आप 3 दिन 4 दिन देके रोक देंगे तो इट डज नॉट वर्क। थोड़ा सा अच्छा तो हो जाता 3 दिन में पेशेंट, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं आता। हमारे पास डॉक्टर ये करते 3 दिन में अच्छे होते ही रुका देते हैं उसको, अच्छा हो गया बोले, लेकिन वो होता क्या, वो बैक्टीरिया खाली अनकॉन्शियस होता बैक्टीरिया, जब इसके एंटीबॉडी को होती तो अनकॉन्शियस होता, मरता नहीं उन्हें 3 दिन के अंदर। 7 to 10 days, 7 to 10 days मस्ट देना है, ये याद रखना। कोई भी सेफलोस्पोरिन, सेफेक्साइम, सिपोडॉक्सिन, सेफेरेक्साइम, सेफेक्टोल, ये सब का डोज 7 to 10 डेज। चलिए सेप्टिसीमिया हो गया, राइट। चलिए एक नेक्स्ट सेफ्ट्रैक्सोन का स्टडी कराइए। सेफ्ट्रैक्सोन, CEFTRIAXONE, सेफ्ट्रैक्सोन। इसका क्या ट्रेड नेम क्या है इसका, मोनोसेफ। ये याद है सबको, मगर सेफ्ट्रैक्सोन याद नहीं रहता। वेरी गुड। Ceftriaxone is a novel third generation, is a novel, NOVEL, novel third generation cephalosporin. Cephalosporin, CEPHALOSPORINS. Cephalosporin works by inhibiting cell wall synthesis. ये सब जो कॉमन है उसके साथ जो जिसके अपन सिपोटॉक्सिन के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बीटा लैक्टम से कोई लगा नहीं ले सकते आप लोग। हां novel third generation cephalosporin works by inhibiting cell wall synthesis. Work by inhibiting cell wall synthesis, having bactericidal activity. Cell wall Having bactericidal activity on both organisms. On both organisms. It is very active. It is very active on
anaerobic cocci, COCCI, cocci. I hope everybody knows the cocci. cocci सबको मालूम होगा. एक cocci होता है, bacillus होता है. bacillus and cocci. anaerobic cocci, Bacteroides fragalis. Bacteroides fragalis बोलते हैं. BACTEROIDES. Bacteroides, BACTEROIDES. Bacteroides fragalis is the name of a bacteria. Bacteroides fragalis is also a name of gram-positive bacteria. Clostridium, CLOSTRIDIUM, Clostridium spice, SP बोलते हैं, spice. ये Clostridium किसके लिए फेमस है? ये Clostridium बैक्टीरिया करता क्या ज़्यादातर? हम पढ़े थे Clostridium botulism बोल के. मेन कॉज इसका Clostridium botulism बोल के करता है. botulism भी बोलते हैं उसको, Clostridium botulism. तो कैसे होता है कॉमन? किसमें मिलता है आपने कोई ने? botulism. Clostridium botulism बोल के हम जब बैक्टीरिया पढ़ लेते तो मैं उसको पता आप लोगों को बताया था क्योंकि बहुत कॉमन बैक्टीरिया है ये Clostridium botulism. क्या में आता है? फूड पॉइजनिंग. जब भी फूड पॉइजनिंग होती है हमें तो द कल्प्रिट इज Clostridium botulism. और इससे होता क्या? Clostridium botulism से फूड पॉइजनिंग हुए तो होगा क्या? डायरिया वॉमिटिंग हो गया. डायरिया वॉमिटिंग हुए तो ये Clostridium botulism होता है. तो हमको जस्ट क्या कर लेना था, जो बैक्टीरिया जो डायरिया है वेदर इज बैक्टीरियल और बैक्टीरियल है या फिर दूसरा कॉज क्या हो सकता है बैक्टीरिया का, डायरिया का? कोई एक वायरल कॉज है क्या? कोई एक वायरस वगैरह जाके हमारे को करेगा. वायरस तो कोई एंटीबायोटिक का रोल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा. आप लाख एंटीबायोटिक दे लो, वायरस अगर रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा. तो हमको जज ये करना रहता कि हाँ, जैसे कि हम देखें ट्रैवलिंग डायरिया. ट्रैवलिंग डायरिया वायरस से है. जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो जो डायरिया हम एक्वायर करते हैं दैट इज वायरल डायरिया बोलते हैं उसको. वेयरएज ये अगर फूड इंटॉक्सिकेशंस के रहेगा तो ये बैक्टीरियल डायरिया रहेगा. तो ये डिफरेंस को आप लोगों को समझना रहता. अगर आप वायरस वालों को बैक्टीरिया दे रहे हैं, आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो मैं और बीमार हो जाता और डायरिया में चले जाता हूँ. होगा क्या? जब आप एंटीबायोटिक दे रहे हो उसको तो और पेट खराब होगा उसका और डायरिया बढ़ते जाएगा. अक्सर मिस्टेक्स होती है डॉक्टरों से. तो हिस्ट्री लेना पड़ता है पेशेंट की कि भाई आपको डायरिया स्टार्ट कैसा हुआ, कुछ आप गलत खाना खा लिए या कुछ दावत में जाके अपने घर का नहीं है बोल के आप दूध खा लेके आ गए तो भी हो सकता है. तो उसकी हिस्ट्री लेना, लेके जज करके जब उसको एडवाइस करना. तो Clostridium botulism बोल के रहता वो एक कॉमन कल्प्रिट रहता जो फूड इंटॉक्सिकेशन से आता. चलिए इंटेरोबैक्टर, इंटीरियोबैक्टर, इंटीरियोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है. इंटीरियोबैक्टर स्ट्रेन, इंटेरियोबैक्टर स्ट्रेन. एसटीडी इन्फेक्शंस के अंदर भी सेफ्ट्राक्सोल टर्बोप्चाइज है. एसटीडी के जितने भी इन्फेक्शंस रहेंगे सेफ्ट्राक्सोल उनमें जबरदस्त काम करता है. तो एसटीडी के इन्फेक्शंस मालूम है आप लोगों को? सिफिलिस, वगैरह कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आते हैं तो उसमें भी इसका बेहतरीन रोल है. ई कोलाई भी बहुत अच्छा काम करता है सेफ्ट्राक्सोल. ई कोलाई के लिए इन्फ्लुएंजा पे भी काम करता है. यहाँ इन्फ्लुएंजा है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं ना, H इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA इन्फ्लुएंजा. एंड द लास्ट वन स्टोफाइलोकोकस आयोरस पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है. स्टोफाइलोकोकस हम ये पूरे पढ़े हुए हैं. ये मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ स्टोफाइलोकोकस, ई कोलाई, लीगोपोलिस इन्फ्लुएंजा ये पूरे हम पढ़े हुए हैं. ये स्टोफाइलोकोकस आयोरस. चलिए ये पुलिस टॉपिक पे बहुत और भी कई है लेकिन ये फ्यू एग्जांपल्स हम एज ए मेमोरी लिए. एडवर्स रिएक्शन इंक्लूड
इंड्यूरेशन आफ्टर आईवी और आईएम इंजेक्शन। जो पहला इसका एडवर्स रिएक्शन क्या आएगा, इंड्यूरेशन बोलते हैं उसको, इंड्यूरेशन आफ्टर आईवी और आईएम इंजेक्शन। तो क्या समझे आप लोग, इंड्यूरेशन क्या है ये? आफरीन इंजेक्शन दे रहे नहीं दे रहे आप? नहीं दे रहे तो फिर आप तो बोलेंगे मेरे को नहीं मालूम सर, मैं इंजेक्शन ही नहीं देती किसी को। इंड्यूरेशन किसको बोलते हैं? आईएम, ये एक साइड इफेक्ट नहीं है इंजेक्शन देने का। इंड्यूरेशन ऑफ आफ्टर आईवी और आईएम इंजेक्शन। इंड्यूरेशन बोलते हैं जो साइट ऑफ द इंजेक्शन के ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। इंड्यूरेशन ऑफ आईवी आईएम, इसका जो मेन साइड इफेक्ट बता रहे पहला, इंड्यूरेशन के माने हैं कि वो जो साइट है जहाँ पे हम इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाना, ब्लड ड्यूरेशन बन जाना वहाँ पे। आप ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा अपन टीबी के लिए बॉन्टैक्स टेस्ट देखे आप लोगों का, बॉन्टैक्स टेस्ट देते ना सर, तो उसमें रीड क्या करते हो, स्वेलिंग आ रहा था। इंड्यूरेशन है, Induration. इंड्यूरेशन हम इंजेक्ट कर देते हैं, करने के बाद वो कितना इंड्यूरेशन है, कितना साइज है उसका, ये चेक करते हैं। इंड्यूरेशन का जो साइज है बॉन्टैक्स है वो चेक करते हैं। तो वो यहाँ पे भी हम इंजेक्शन देने के बाद में भी क्या होता है, बहुत रेयरली अगर हम गलत नीडल यूज़ कर लिए, स्टेरलाइज में भी नीडल, या फिर हम एक जो मस्कुलर दे रहे हैं तो मसल्स में नहीं पहुंचा हमारा इंजेक्शन, खाली डर्मा में रह गया, सुपरफिशियल डर्मा में रह गया इंजेक्शन, मसल्स में जाना, आईएम बोले तो आईएम में जाना है ना, उन्हें इंट्रामस्कुलर नहीं गया। अब आप डर के बाद लोग क्या करते हैं, बाद नए नए डॉक्टर थोड़ी नीडल डालते, नीडल की साइज 1.5 mm रहती है, तो वो नहीं डाल के लोग थोड़ी डालते तो वहाँ पूरा 2 ml इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते, तो क्या होगा वहाँ पे इंजरी बन जाता है और बाद में सेप्सिस बन जाता है। सेप्सिस बन गया तो वो बड़ा मसला कर देता बालों का, फिर उसको आप पंक्चर करके फिर देखे करना पड़ता, वो पिछले हो जाते हैं बालों, और बाद में मर भी जाते हैं उससे, वो इतना खतरनाक भी हो जाता बालों का, तो सेप्टिक भी उससे लोग मर भी गए हैं, बस बच्चे भी मरे, बड़े भी मरे। तो ऐसे मिस्टेक्स में तो इंड्यूरेशन उसको बोलते हैं कि वो साइड के ऊपर जो है ना क्लॉट वगैरह हो गया, फिंगर से उठाने तो ये लोग क्या करता है, नहीं, एप्सिस अगर आने के बाद में नहीं होता सर, बस एप्सिस अगर हो गया तो फिर उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको ड्रेन करके उसको ऑइंटमेंट लगा के सर्जरी देना पड़ता है। सर्जरी करना। अगर सनी कर लिए तो वहाँ बाजू पर जो है उसको ड्रेन करना पड़ता है, ड्रेन करके उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर एप्सिस हो गया नहीं, अगर विदिन 1-2 दिन में पर नोटिस कर लिए तो उसको आप कुछ भी अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह आ गया तो कुछ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिए आप उसको, और एक एंटीबायोटिक उसको देना पड़ता है। फिर साइड पे भी थोड़ा सा आप लिडोमिन वगैरह लगा के या कोई एसिटिक एसिड वगैरह लगा के रब करते रहे तो वो सॉल्व हो जाता है। इंड्यूरेशन हील हो जाना। आफ्टर इंजेक्शन आईवी एंड आईएम इंजेक्शन। इसिनोफिलिया भी आ सकता है, सेफ्ट्राक्सोन का और एक जो साइड इफेक्ट है इसिनोफिलिया हो सकता है। इसिनोफिलिया क्या है, स्पेशल इन्फेक्शन फॉर्म में डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना। इसिनोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस भी हो सकता, थ्रोम्बोसाइटोसिस THROM, थ्रोम्बोसाइटोसिस। एलिवेटेड हिपैटिक elevated hepatic ग्राफ। तो इसके क्या मीनिंग, एलिवेटेड हिपैटिक ग्राफ बोले तो हिपैटिक किसको बोलते हैं, लीवर। तो लीवर के जो ग्राफ है, जैसे क्या रहता है लीवर टेस्ट के अंदर क्या चीज़ों पे देखते हैं, ग्लोरोबिन्स देखते हैं। ग्लोरोबिन्स की जो ग्राफ है, जो उसके रीडिंग्स है वो एलिवेट हो सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट्स है। तो परेशान नहीं हो जाना कि लीवर में खराब में चले जा रहा हूँ, बल्कि ये सेफ्ट्रैक्सोन कभी हमारा LFT को इम्बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये जहन में रखना है, ट्रीटिंग डॉक्टर्स का ये काम है। तो हिपैटिक का जो है हमारा LFT का ग्राफ कभी भी अप डाउन हो सकता है ड्यू टू सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। तो ये हम बताना चाहते हैं। रैश आ सकते, एनाफ्लैक्सिस, रैश एनाफ्लैक्सिस।
plasma time, peak PEAK, peak plasma time 2 to 3 hours. ये पीक प्लाज्मा टाइम मिले तो हम प्लाज्मा को कब रीच होता है ये बोल रहे थे। विद 2 आवर्स में ये प्लाज्मा को रीच हो जाता है। प्लाज्मा माने हमारे वेन के सेरम को रीच हो जाता है। ये काम करना इन्हें 2 घंटे में शुरू कर देता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो उसको पीक प्लाज्मा टाइम बोलते हैं। और प्रोटीन बॉन्डिंग भी इसकी बहुत एक्सीलेंट है। 90% 95% तक प्रोटीन बॉन्ड हो जाता है। प्रोटीन बॉन्डिंग इज अप टू 95%। बॉन्डिंग इज प्रोटीन बॉन्डिंग इज अप टू 95%। हर एक एंटीबायोटिक का एंड कोई भी दवा हो उसकी प्रोटीन बॉन्डिंग देखी जाती है। प्रोटीन को कितना बॉन्ड हो रहा है, कितने परसेंट तक प्रोटीन बॉन्डिंग हो रही है, प्लाज्मा को कब रीच हो रहा है। कोई भी मेडिसिन ले रही तो ये पेट में जाना, एब्जॉर्प्शन होना, डिसइंटीग्रेशन होना, उसका सर्कुलेशन होना, देन इट रीच टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा को रीच होना रहता, पीक प्लाज्मा को नहीं रीच होना, तो उसका टाइम रहता है कितने टाइम में। बाद दवा 1 घंटे में रीच होती, बाद दवा 1.5 घंटे में रीच होती, बाद दवा 30 मिनट्स में भी रीच होकर अपना काम शुरू करती है। तो हमको नॉलेज रहना कि भाई ये दवा कितने टाइम के अंदर अपना वर्क स्टार्ट करती है। तो ऐसे सेफ्ट्रैक्सोन का ये हम बता रहे हैं कि वो 2 आवर्स के अंदर इन्हें रीच होकर अपना काम स्टार्ट करती है। प्रोटीन बॉन्डिंग 95% तक है इसका, और मेटाबोलाइज भी है लीवर में होती है, इसलिए हम लीवर का फंक्शन चल, क्योंकि इसका पूरा मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा। अब बाद दूसरे ड्रग कोलन में होते, बाद दूसरे ड्रग किडनी के पास एब्जॉर्प्शन रहता है, लेकिन सेफ्ट्रैक्सोन और सेफलोस्पोरिन यूजुअली लीवर में लोग मेटाबोलाइज होते, लीवर में जाके लोग हजम होते हैं। सर लेकिन लीवर को प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी? होता बल्कि हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली नहीं होता, किसी का लीवर वीक रहा, थोड़ा इन्फ्लेमेशन रहा या उसका अच्छा नहीं रहा, जॉइंटिस रहा, तो वहाँ पे उन्हें एलिवेट कर देता लीवर। सबके नहीं होते, सबको नहीं होता, किसी किसी को रहता। जो अगर कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी कम है, लीवर थोड़ा किसी का काम नहीं कर रहा, अगर जीरियाट्रिक पेशेंट है, पहले से उन्हें लीवर में प्रॉब्लम है उसके, तो उनको जरा देख के देना पड़ता है आपको। ये चलिए डोज क्या रहेगा 1 ग्राम। ये सेफ्ट्रैक्सोन कैसे अवेलेबल रहता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 50 वाइल में भी अवेलेबल आता है उन्हें, और इसके 1 से 2 ग्राम के वाइल भी आते हैं, वाइल भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल रहते हैं इसके। और एडल्ट डोज तो आप देख लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम टू 1 ग्राम 2 ईयर्स अवर लिया। और पीडियाट्रिक डोज है 50 से 80 mg पर केजी, 50 से 80 मिलीग्राम पर केजी। चलिए अपना टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हाँ अभी शायद अपने पीआई स्टॉप करना पड़ेगा। ये इसकी लागत CMSCD के 2-3 टॉपिक देख लेंगे अपन अभी। ओके, CMSCD को भी आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो चलिए अपने को